देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के सदा के सामने मौत दोस्तों चलेगा। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 8 मंत्रियों ने एक साथ इस्तीफा दिया। दोस्तों राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री। बताएंगे कहां से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों, और आखिर क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आज नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर राहुल गांधी कहां पर करने वाले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस और किस तरीके के हो सकते हैं बड़े ऐलान। बताएंगे पूरा मामला दोस्तों, इसी के साथ में फिर से वोट चोरी के मामले को लेकर दोस्तों नए सबूत दिए गए हैं। बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर इजराइल के द्वारा किए गए गुस्ताखी के मामले को लेकर कतर के समर्थन में 57 से ज्यादा देश इकट्ठा हुए। दोस्तों बताएंगे यहां से क्या बड़ा ऐलान हुआ है, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बीजेपी सरकार के मंत्रालय को लेकर एक और बड़ा सवाल उठा है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि 17 सितंबर 2025 यानी आज नरेंद्र मोदी 75 साल के होने जा रहे हैं, और जैसे लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी और सुमित्रा महाजन को मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया था, वैसे ही प्रधानमंत्री को इस्तीफा देकर मार्गदर्शक मंडल में चला जाना चाहिए, तभी माना जाएगा कि बीजेपी में एक ही नियम सब पर लागू होता है, वरना सवाल खड़े होंगे। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों कि क्या आप लोग आज हर साल की तरह इस साल भी बेरोजगारी दिवस मनाने जा रहे हैं आज के दिन। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान मेघालय के अंदर नरेंद्र मोदी कार्यक्रम करने जा रहे थे दोस्तों, यानी नरेंद्र मोदी का प्रचार का कार्यक्रम था दोस्तों, जिसे रोक दिया गया था। तब के मुख्यमंत्री एनपीपी पार्टी के नेता कोनार्ड सांगमा ने दोस्तों, ऐसे में एनपीपी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कई सारे मामले को लेकर 36 का आंकड़ा दिखाई देता है दोस्तों। एनपीपी पार्टी क्रिश्चियन समाज से जुड़ी हुई पार्टी है और बीजेपी के सामने कई सारे मामले को लेकर लगातार चुनौतियां पेश करते रहते हैं दोस्तों, यानी एनपीपी और बीजेपी के बीच में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लेकर और एनआरसी को लेकर, एनपीआर को लेकर जबरदस्त तरीके का विवाद चलता रहता है दोस्तों। अल्पसंख्यक समाज के लोगों की सुरक्षा को लेकर भी बीजेपी और एनपीपी के बीच में 36 का आंकड़ा देखने को मिलता है दोस्तों। ऐसे में मेघालय राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही थी कि अपने आदिवासी समाज से आने वाले विधायक को आगे करके मंत्री बनवाकर जैसे तैसे मेघालय की राजनीति में अपने आप को स्थापित करेंगे, और बीजेपी ने एनपीपी सरकार में हिस्सा लेने का फैसला लिया दोस्तों। तब एनपीपी पार्टी से बीजेपी ने 2 मंत्री का पोस्ट मांगा था दोस्तों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को केवल 1 मंत्री का पोस्ट दिया गया, और बीजेपी के तब के मंत्री बनाए गए एएल हेक यानी भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता, जिन्हें बीजेपी मिजोरम के अंदर आदिवासी समाज से जुड़े नेता के तौर पर आगे बढ़ा रही थी। और भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद था कि एएल हेक अगर मंत्री बनेंगे तो आदिवासी समाज के लोग बीजेपी के साथ में आएंगे, क्योंकि मेघालय क्योंकि क्रिश्चियन स्टेट है दोस्तों। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व पार्टी मानते हुए ज्यादातर लोग बीजेपी के खिलाफ खड़े रहते हैं दोस्तों। ऐसे में एएल हेक को आगे करके बीजेपी आदिवासी समाज के वोटों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक से कल खबर सामने आई दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की मेघालय की सरकार, जिसका नेतृत्व एनपीपी पार्टी के नेता कोनार्ड सांगमा कर रहे हैं दोस्तों, उन्होंने 8 के 8 मंत्रियों से इस्तीफा ले लिया दोस्तों। अचानक से इस तरीके के इस्तीफे के बाद मेघालय समेत देश की राजनीति में हड़कंप मच गया कि बीजेपी सरकार के 8 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। इसके बाद गवर्नर से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचते हैं दोस्तों, और मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं अपने कैबिनेट में बदलाव करना चाहता हूं, इसीलिए यह इस्तीफा करवाया गया है। बीजेपी के मंत्री से भी इस्तीफा करवाया जाता है दोस्तों। आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल में कोई बीजेपी का वरिष्ठ नेता मेघालय नहीं पहुंचा है, और अमित शाह के साथ में भी इनकी बातचीत की कोई खबर सामने नहीं है दोस्तों। ऐसे में अचानक से बीजेपी के मंत्री का इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी के नेता ने लिया है दोस्तों। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को आईना दिखाया जा रहा है मेघालय में। इसके बाद शाम होते होते शपथ ग्रहण समारोह करवाया गया दोस्तों, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का मंत्री ही बदल दिया गया, यानी बीजेपी के मंत्री एएल हेक को हटाकर सनबोर सुलाई को अगला मंत्री बना दिया गया दोस्तों। एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिस नेता को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, उसके इतर दूसरी पार्टी से घूम घूम कर बीजेपी का चक्कर लगाने वाले व्यक्ति को जिम्मेदारी दे दी गई। इससे एक बात स्पष्ट हो गया है कि एनपीपी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मेघालय में पूरी तरीके से खत्म करने के लिए या फिर आगे बढ़ने से रोकने के लिए ये प्रयास कर रही है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों, इस तरीके से अचानक 8 मंत्रियों का इस्तीफा ले लेना, जबकि अपने 3 मंत्रियों से इस्तीफा नहीं लेना एनपीपी पार्टी के द्वारा, और बीजेपी के नेता से इस्तीफा लेना साफ संकेत देता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने की कोशिश एनपीपी पार्टी कर रही है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आज नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है दोस्तों। इस मौके पर बीजेपी के लोग सोशल मीडिया पर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन युवाओं की ओर से बेरोजगारी दिवस को ट्रेंड करवाया जा रहा है दोस्तों, और नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी ने बीजेपी के जले पर नमक छिड़कने का फैसला लिया है दोस्तों। राहुल गांधी आज कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी के पुराने मुख्यालय 24 अकबर रोड स्थित पार्टी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं दोस्तों। और प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर पूरी तैयारी चल रही है। रात में भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी चल रही थी। संकेत मिल रहा है कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और 2-3 महीने में सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय जो नया बिल्डिंग कांग्रेस पार्टी का बना है इंदिरा भवन, उसमें हो रहा था दोस्तों। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी के पुराने कार्यालय 24 अकबर रोड पर स्थित दफ्तर में होने जा रहा है दोस्तों। आपको बता दें कि 7 अगस्त को राहुल गांधी की ओर से महादेवपुरा विधानसभा सीट को लेकर बम फोड़ा गया था। फिर राहुल गांधी एटम बम के साथ अब हाइड्रोजन बम फोड़ने का दावा कर रहे हैं दोस्तों। और नई विधानसभा को लेकर जो आंकड़े जुटाए जा रहे हैं उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो हो सकता है कि आज राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर वाराणसी या हरियाणा को लेकर कुछ बड़ा खुलासा करे। लेकिन जो असली हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात चल रही है दोस्तों, वो हो सकता है कि 1-2 महीने के बाद हो। अगर आप भी मानते हैं कि आज कुछ बड़ा जरूर होगा और राहुल गांधी खुलासा जरूर करेंगे तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कुछ लोगों को लगता है कि राहुल गांधी राजनीति में एक्टिव नहीं रहते हैं और गोदी मीडिया के द्वारा जो परसेप्शन बनाया जाता है दोस्तों, यानी जो मानसिकता बनाई जाती है उस पर लोग विश्वास कर लेते हैं। जबकि हकीकत यह है कि राहुल गांधी 24 घंटे 7 दिन की राजनीति करते हैं दोस्तों। आज राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कल राहुल गांधी का एक बार फिर से गुजरात का दौरा होने जा रहा है। पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात करने के लिए उन्होंने पुराने दौरे में ही बोला था कि मैं आप लोगों से 18 तारीख को मिलूंगा। हम लोग गुजरात के हर विधानसभा का दौरा करेंगे, मिलकर हम लोग गुजरात में रणनीति बनाकर मैदान में उतरेंगे। इस बार भाजपा और एनडीए गठबंधन को हमको यहां पर हराना है और अपने मिशन पर आगे बढ़ते हुए राहुल गांधी कल 18 सितंबर को गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं दोस्तों। इसका ऑफिशियल ऐलान कर दिया गया है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर जब से राहुल गांधी ने महादेवपुरा विधानसभा सीट को लेकर बड़ा खुलासा किया है दोस्तों, उसके बाद अब अलग अलग तरीके के नए नए दावे सामने आ रहे हैं। एक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के महोबा से सामने आया, जहां पर एक घर में 4271 वोटर मिले। ये मामला दोस्तों पंचायत मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण यानी मतदाता सूची में SIR कराए जाने के बाद पकड़ा गया है। पुनर्निरीक्षण से सामने आया ड्राफ्ट रोल, इसमें गड़बड़ी पकड़ा गया दोस्तों। जिला प्रशासन ने लिप किया यानी पते टैंपिंग त्रुटि बताकर सुधार की कार्रवाई शुरू कर दी दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन की पंचायत चुनाव सूची है जिसमें यह गड़बड़ी पाई गई है दोस्तों। चुनाव आयोग की सूची अलग होती है, लेकिन जब स्टेट इलेक्शन कमीशन की सूची में भी गड़बड़ी है तो अब सवाल और ज्यादा गहरा जाते हैं। आपको बता दें कि जैतपुर ग्राम पंचायत महोबा में मकान नंबर 803 के पते पर ड्राफ्ट सूची में 4271 नाम एक साथ टैग किए गए थे दोस्तों। यानी एक ही घर में बकौल SEC यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन लगभग 4271 लोग रहते हैं। अब दोस्तों इस तरीके के आंकड़े आए तो सवाल उठेगा ही उठेगा और इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट पर सवाल खड़ा उठता है और अब पंचायत स्तर पर भी इस तरीके की गड़बड़ियां पाई जा रही है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता सुप्रिया शिनेट ने बिहार के अंदर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के नाम पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया दोस्तों। उन्होंने चुनाव आयोग से कई सवाल पूछे दोस्तों। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने 4 लाख नए मतदाताओं के नाम जोड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हालिया SIR को लेकर कुछ टिप्पणी की थी जिस पर सुप्रिया शिनेट की ओर से बयान दिया गया है दोस्तों। कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई गड़बड़ी मिली तो हम लोग अपना आदेश जारी कर देंगे और SIR पर रोक भी लगा देंगे और यहाँ तक कि पूरे देश भर के अंदर जो SIR की प्रक्रिया होने जा रही है उस पर भी रोक लगा दिया जाएगा। यानी कोर्ट पूरी तरीके से चुनाव आयोग को बता रहा है कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और ऐसे में देखते हैं अब जो सारे शिकायतों को सुनने के बाद अंतिम लिस्ट तैयार की जाएगी, उसमें किस तरीके से नाम होता है दोस्तों। क्या कोई बड़ा घपला होगा या फिर सब कुछ सही तरीके से होगा। 4 लाख नए नाम जोड़े जाने को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं जिसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के अंदर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लगातार इंडिया गठबंधन एक के बाद एक कई सारी रैलियां कर रहा है दोस्तों। तेजस्वी यादव ने बीते दिन एक ही दिन में जहानाबाद और वैशाली के अंदर लगभग 5 रैलियां कर डाली दोस्तों। आपको बता दें कि जिस हिसाब से जिस तेजी के साथ तेजस्वी यादव रैली करते हैं अमूमन उस तरीके के तेजी से कोई नेता रैली नहीं करता होगा। एक एक दिन में 5-5, 6-6 रैलियां कर जाते हैं तेजस्वी यादव। और इस दौरान उन्होंने चलो बिहार बदले बिहार का नारा दिया दोस्तों। और 20 साल पुरानी खटारी सरकार को बदलने का टाइम आ गया है इस नारे के साथ। और राहुल गांधी ने जो बिहार में आकर बोला था वोट चोर गद्दी छोड़, उसी नारे को दोहराते हुए कार्यकर्ताओं के बीच में तेजस्वी यादव ने भी वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए
हैं दोस्तों, पूरी तरीके से बिहार के अंदर राजनीति का डिस्कोर्स बदलता जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी के बाद तेजस्वी यादव के कार्यक्रम से कहीं ना कहीं स्थिति और ज्यादा बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन की अच्छी हो सकती है तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। साथ साथ महाराष्ट्र में 31 जनवरी 2026 तक स्थानीय निकाय चुनाव कराने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले मई महीने में एक आदेश जारी करते हुए बीजेपी की सरकार को फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए बोला था दोस्तों। ऐसे में अब महाराष्ट्र के अधिकारियों को इस साल 10 अक्टूबर तक राज्य में परिसीमन की प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया गया है और अगली साल 31 जनवरी 2026 तक चुनाव कराने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों, जिसे बार बार बीजेपी के लोग भाजपा की राज्य सरकार टालने की कोशिश कर रही थी। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के बिहार में एक मंत्री हैं दोस्तों जीवेश मिश्रा, जिनके ऊपर दवाई चोरी के भी आरोप लगे थे दोस्तों, यानी दवाई में घपला करने का आरोप लगा था। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर लगे आरोप सारे गलत है और इसके बाद मानहानि की धमकी भी दे रहे थे दोस्तों। फिर एक नया मामला सामने आता है जहां पर दरभंगा के जाले के विधायक और नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा पर रामपट्टी गाँव में पहुंचकर बिहार में लोगों के साथ अभद्रता करने का मामला दर्ज किया गया है दोस्तों। आपको बता दें कि एक पत्रकार से मारपीट करने के मामले को लेकर बीजेपी के मंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा के आए हैं तेजस्वी यादव। तो अब बीजेपी सरकार के मंत्री तेजस्वी यादव को मानहानि का नोटिस देने का दावा कर रहे हैं दोस्तों और तेजस्वी यादव पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने छवि खराब की है, इसीलिए मैं उनको मानहानि का नोटिस भेजूंगा। जीवेश मिश्रा मानहानि का नोटिस भेजेंगे तो तेजस्वी यादव भी पूरी तरीके से तैयार है जवाब देने के लिए दोस्तों। तेजस्वी ने पहले ही कहा है कि जब तक मंत्री की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक विरोध जारी रहेगा और अगर गिरफ्तारी को टालने की कोशिश की गई तो फिर हम लोग दरभंगा बंद करके अपना विरोध जताएंगे। यानी पूरी तरीके से अति पिछड़ा समाज के साथ हुए अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तेजस्वी यादव तैयार दिखाई देते हैं दोस्तों। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दुनिया भर के अंदर आतंक फैलाने का काम करने वाले एक देश ने एक बार फिर से एक ऐसी हरकत की है दोस्तों, जिससे कहीं ना कहीं दुनिया भर के लोगों में एक गुस्सा देखने को मिल रहा है। दरअसल 9 सितंबर को कतर के दोहा क्षेत्र के अंदर इजराइल के द्वारा एक अटैक किया गया था दोस्तों। कतर के अमीर शेख तमीम इस बात से काफी ज्यादा नाराज नजर आए दोस्तों। उन्होंने आनन फानन में एक आपात शिखर सम्मेलन बुलाया, यानी सारे अरब के इस्लामिक देशों के लोगों को इकट्ठा किया गया दोस्तों। 57 देश पूरी दुनिया भर से यहाँ पर कतर में पहुंचे दोस्तों। सम्मेलन के दौरान अरब के सभी देशों ने मिलकर कतर का समर्थन किया और इजराइल के द्वारा किए गए अटैक की घोर निंदा की गई दोस्तों। और आपको बता दें कि तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और कतर के अमीर शेख तमीम के बीच में साइड लाइन बातचीत चल रही है और दोनों में नाराजगी देखने को मिल रही है दोस्तों। यानी दोनों के चेहरों से पता चल रहा है कि वो इस हमले को लेकर काफी ज्यादा नाराज है दोस्तों। और इस बैठक के बाद एक बात समझ में आ गई है दोस्तों कि इजराइल के लिए अब आगे के दिन काफी कठिन होने वाले हैं। बहुत अन्याय करते करते इजराइल ने सारी लिमिट पार कर दी है। ऐसे में दोस्तों गल्फ के जितने भी देश हैं उनका एक संगठन है जीसीसी, जो इस बात पर विचार कर रहा है कि उनको ज्वाइंट डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए। यानी जैसे नाटो का एक मैकेनिज्म है दोस्तों, जिसमें अगर नाटो के किसी एक देश के ऊपर कोई दूसरा देश अटैक कर देता है, यानी बाहर का देश हमला कर देता है, तो उसे सभी के ऊपर अटैक माना जाएगा, यानी पूरे नाटो संगठन पर अटैक माना जाएगा और सब मिलकर फिर उसका करारा जवाब देंगे। ऐसा ही एक मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है दोस्तों, जहां पर अगर गल्फ की किसी भी एक कंट्री के ऊपर, किसी भी एक देश के ऊपर इजराइल ने अटैक किया तो उसे सभी गल्फ के देशों के ऊपर अटैक के तौर पर माना जाएगा दोस्तों। और उसके बाद इजराइल को एक साथ जवाब दिया जाएगा, यानी ज्वाइंट डिफेंस मैकेनिज्म पर काम चल रहा है। जल्द इस पर मोहर लगेगी। बातचीत लगातार जारी है दोस्तों और इजराइल की निंदा करते हुए इजराइल को दुनिया भर के अंदर अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका के प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो इजराइल को बचाना बंद करे और उस पर कार्रवाई करे। खासकर इजराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, उसको गिरफ्तार कराया जाना चाहिए दोस्तों। इसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से लेकर आईसीसी में भी लगातार कोशिशें की जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि जब तक इजराइल के प्रधानमंत्री को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक दुनिया में शांति नहीं आ सकती, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और 2 शब्द इस पूरे मामले को लेकर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर 2025 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत जहानाबाद से की है दोस्तों। यात्रा के पहले ही दिन उन्होंने जहानाबाद, इस्लामपुर, हिलसा और फतुहा में जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि 5 साल नहीं, महज 20 महीने के लिए मौका दे। अगर उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो बिहार की तस्वीर नहीं बदल पाया तो मैं अपने पोस्ट से इस्तीफा देने को तैयार हूं। यानी एक युवा शक्ति के तौर पर तेजस्वी यादव मैदान में दोस्तों और युवाओं वाली बात बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल
केवल मुझे 20 महीने का टाइम दीजिए, अगर मैं 20 महीने में काम नहीं कर पाए तो इस्तीफा देने को तैयार हूं। और ये नेता कोई और नहीं बोल सकता दोस्तों, यानी कोई और नेता इस तरीके की हिम्मत नहीं कर सकता कि वो बोल दे कि मैं अगर काम ना कर पाऊं तो 20 महीने में इस्तीफा दे दूंगा। तेजस्वी यादव इस बात को डंके की चोट पर बोल रहे हैं दोस्तों, जिससे साफ पता चलता है कि वो युवा नेतृत्व के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं कि काम की गति को तेज करना है, बिहार को विकास के रास्ते पर और तेजी के साथ ले जाना है। अब बिहार पिछड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार युवाओं का प्रदेश है दोस्तों। यहाँ पर एवरेज उम्र जो है लोगों की, बच्चों की, वो काफी कम है, यानी भारत से जवान है हमारा बिहार। तो ऐसे में बिहार के लोगों की महत्वाकांक्षा, खासकर युवाओं की महत्वाकांक्षा बहुत है। तो उसी पर तेजस्वी यादव ये वादा कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि हो कुछ भी बिहार में पर सूरत बदलनी चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर जगत गुरु राम भद्राचार्य के द्वारा भारत के कुछ इलाकों को मिनी पाकिस्तान कहकर संबोधित किया गया दोस्तों, यानी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान बोलकर वहां के लोगों का अपमान किया गया। तो इस पर राकेश टिकैत ने प्रतिक्रिया दी दोस्तों। टिकैत कहते हैं कि यदि इस तरीके का बयान किसी मुस्लिम धर्म गुरु ने दिया होता तो उसके खिलाफ अब तक सख्त कार्रवाई की गई होती, की जा चुकी होती। उन्होंने चेताया कि महाराज जैसे सम्मानित धार्मिक व्यक्ति को ऐसे विवादित बयान नहीं देने चाहिए, यानी दोस्तों साधु संत हैं तो उनको फिर धर्म की चीजों पर बात करनी चाहिए दोस्तों। इस तरीके के बयान देकर, राजनीतिक बयान देकर कहीं ना कहीं अपनी छवि को खराब करवा रहे हैं और लोगों के मन में जो पहले इनके लिए सम्मान होता था दोस्तों, वो भी अब धीरे धीरे करके खत्म हो चुका है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में ही उल्टा बोला गया है दोस्तों, उन्हीं को अपमानित किया गया है। अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके के कई सारे मामले सामने आते हैं दोस्तों, जहां पर कुछ लोग अपने आप को पहले संत बताते हैं, उसके बाद ऐसा बयान देते हैं जिससे साफ लगता है कि कहीं ना कहीं एक पार्टी की विचारधारा को प्रमोट कर रहे हैं। दो शब्द आप लोग भी इस पूरे मामले को लेकर लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। और क्या राकेश टिकैत की बात से आप इत्तेफाक रखते हैं या कुछ और कहना चाहते हैं? साथ साथ दोस्तों बिहार के विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही नेता एक्टिव मोड में आ गए हैं। जगह जगह सभा को संबोधित किया जा रहा है दोस्तों। इस दौरान नेताओं की जुबान फिसलने का भी मामला सामने आ रहा है। बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह ने मंत्री के खिलाफ एक बयान दिया है दोस्तों। बिहार सरकार के मंत्री जमा खां को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। चैनपुर से जेडीयू के विधायक जमा खां को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दलाल तक कह दिया गया दोस्तों। यह भी कहा गया कि चुनाव जीतने के बाद गधा के सिंग जैसे गायब हो जाते हैं और वापस नजर नहीं आते। चैनपुर विधानसभा में आयोजित किसान सम्मेलन में उन्होंने ये बातें बोली है दोस्तों और सोशल मीडिया पर अब वीडियो वायरल हो गया है। इसके बाद अब जनता दल यूनाइटेड के लोग भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया देने लगे हैं दोस्तों और माहौल धीरे धीरे करके गर्म होता जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर फुल फ्लैश कैंपेन शुरू हो चुका है दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर महाराजा सुहेल देव को लेकर विवादित टिप्पणी करने वाले AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली पर मुकदमा दायर किया गया है दोस्तों। कोतवाली देहात थाने में दर्ज हुआ यह मामला। हिंदू रक्षा दल के जिला महामंत्री तिलक राम मिश्रा ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि शौकत अली ने अपने बयान से महाराजा सुहेल देव को लुटेरा बताया, जिससे भावना आहत हो गई है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने BNS की धारा 2023 की 196(1)(b) और 353(2) के तहत मामला दर्ज किया है दोस्तों। FIR संख्या 0374 है और इस पूरे मामले पर पुलिस जांच की बातें कर रही है दोस्तों, लेकिन AIMIM के नेता है तो इतनी जल्दी FIR कर लिया गया है। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि कितने सारे विवादित बयान दिए जाते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के मुजफ्फरपुर में जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपनी बिहार बदलाव यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के सांसद संजय जायसवाल पर करारा निशाना साधा दोस्तों। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान बयान देते हुए कहा कि बिहार चुनाव होते ही नरेंद्र मोदी जी बिहार में जरूर आएंगे और राहुल गांधी को कोसेंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि बिहार में उद्योग कब लगेंगे। मुजफ्फरपुर के नौजवानों को सूरत जाकर मजदूरी क्यों करनी पड़ती है, इसका जवाब कौन देगा। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री की रैली में बड़े वादे किए जाते हैं पर राज्य के युवाओं के लिए रोजगार और औद्योगिक निवेश को लेकर कोई ठोस रोड मैप नहीं दिखाया जाता दोस्तों। यहां तक कि बिहार में एनडीए गठबंधन वाले इन बातों पर चर्चा भी नहीं करते। उनको लगता है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के लोग मिल गए हैं तो इक्वेशन आ गया है और उसी आधार पर चुनाव जीत जाएंगे। इसीलिए नेता कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं दोस्तों, यानी बिहार के लोगों को हल्के में लेते हैं। उन्हें लगता है कि बिहार में समीकरण जहां नीतीश रहेंगे उधर ही चला जाएगा और बिहार में वोटिंग का कोई मतलब नहीं है, सरकार उन्हीं
उन्हीं की बनेगी जिनके साथ नीतीश है। हालांकि परिवर्तन का टाइम अब बिहार के लोगों के लिए आ चुका है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के लोगों को यह साबित करना पड़ेगा कि नीतीश कुमार किसी गठबंधन में जाने पर उस गठबंधन को राज्य की सत्ता मिलने की गारंटी अब नहीं है, और इस बार परिवर्तन कुछ ऐसा होना चाहिए दोस्तों कि नीतीश कुमार गठबंधनों के बीच में बैलेंस करने की जगह उनका औचित्य ही खत्म हो जाना चाहिए, और जनसुराज पार्टी के नेता भी इसी और संकेत दे रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों? पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में चुनावी हलचलें तेज है दोस्तों। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी पूरी ताकत दिखाई है। उन्होंने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री जी को 75वें जन्मदिन के मौके पर बधाई देना चाहता हूं। चिराग पासवान कहते हैं कि मैं सब्जी में नमक की तरह हूं। चेतावनी भी दे रहे हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि मैं हर निर्वाचन क्षेत्र में 20 से 25 हजार वोटों को प्रभावित कर सकता हूं, और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बताते हुए कहते हैं कि बहुत सामान्य बात है, समर्थकों को अपने नेता के लिए बड़े सपने देखने चाहिए, यानी उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं उनके समर्थक। जब यह सवाल पूछा गया तो वो कहते हैं कि समर्थकों को बड़े सपने देखने चाहिए, यानी वो बताना चाहते हैं कि मैं भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हूं। हालांकि खुलकर बोल नहीं रहे दोस्तों, लेकिन मतलब यही है। और चिराग पासवान 40 सीटों की डिमांड करते हुए ये थ्योरियां समझा रहे हैं कि वो नमक की तरह है, सब्जी में 20,000 25,000 वोट हर विधानसभा में उनके पास है। तो इससे समझ में आता है दोस्तों कि वो कहना चाहते हैं कि ज्यादा अगर नीतीश कुमार या जनता दल यूनाइटेड या बीजेपी के लोग इधर उधर करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो जो नमक पड़ता है 20,000 25,000 वोटों का हर विधानसभा में, वो खत्म हो जाएगा। पिछली बार चिराग पासवान साथ में नहीं थे, इसी कारण दोस्तों कई सारी सीटों पर एनडीए गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि चिराग पासवान को 40 सीटें तो मिलने वाली नहीं है, लेकिन देखते हैं चिराग क्या कुछ बड़ा कदम उठाने की हिम्मत जुटाएंगे या फिर केवल ऐसे ही बयानी देते रह जाएंगे। साथ साथ दोस्तों एबीवीपी के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर आर्यन मान को मैदान में उतारा गया है दोस्तों। आपको बता दें कि कल वोट डाले जाएंगे डूसू के इलेक्शन में, और आर्यन मान जिसे एबीवीपी का अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया गया है दोस्तों, उनके परिवार को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि मान के परिवार का ट्रैक रिकॉर्ड काफी खराब है। शराब माफिया का बेटा बताया जा रहा है दोस्तों। 2020 में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुआ था। 2017 में जज्जर में टैक्स चोरी का केस दर्ज हुआ। 2021 में फतेहपुर रोहतक के अंदर नकली शराब पकड़ी गई। 2018 में बिहार शराबबंदी के बावजूद अवैध सप्लाई 50 करोड़ महीना कमाई, ये आरोप लगे हुए हैं एबीवीपी के जो उम्मीदवार है दोस्तों उनके परिवार के लोगों के ऊपर। कांग्रेस पार्टी के इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है दोस्तों। इसी के साथ में अगर आप भी मानते हैं कि आज देश के अंदर बेरोजगारी दिवस मनाया जा रहा है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।